हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक के अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवा चुकी थी। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और उसी क्वेश्चन सीरीज में एक क्वेश्चन रह गया था जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो मैं आज इस लेक्चर में वो कंप्लीट करके उस यूनिट को खत्म करने वाली हूँ। उसके जस्ट बाद हम एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी मैं लास्ट लेक्चर का अंदर जो मेरी सीरीज चल रही थी क्वेश्चंस की, उसी का एक क्वेश्चन करवा रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसके बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा करवा रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव दैट निम्न व्रत लंबकोणीय व्रत है। निम्न व्रत लंबकोणीय व्रत है। लंबकोणीयता का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। लंबकोणीय व्रत है यानी ऑर्थोगोनल सर्किल है। ठीक है, तो कौन से व्रत की बात कर रहे हैं वो हमें दे रखी है मोड में z-1 में z+1 इज इक्वल के अंदर कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हम अपने लेट कर लेंगे। ठीक है, और इसी के इक्वल में दे रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 अपॉन में z+1, ये गिवन है। ठीक है, तो हमें दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करना है। पहले इसके इक्वल में कोई कांस्टेंट लेके चलना है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके इक्वल में कोई कांस्टेंट लेके चलना है, फिर उसको अलग से सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशंस मिलेगी, उन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमें लंबकोणीयता की कंडीशन लगानी है। ऑर्थोगोनल की कंडीशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो मैं नीचे आपको इक्वेशन लिखा दूंगी। वो इक्वेशन ऑर्थोगोनैलिटी की होती है, वो अगर सेटिस्फाई होती है तो फिर ये व्रत लंबकोणीय है, वरना नहीं है। तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं इसके, सबसे पहले मैंने बोला इसको इसके इक्वल में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट मोड ऑफ z-1 अपॉन में z+1 इज इक्वल में कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मैंने लेट कर दिया लैम्डा, लेट लैम्डा। ठीक है, अब देखिए इनको मोड को मैं ओपन कर लेती हूँ, मतलब ओपन करने का मतलब अलग अलग कर लेती हूँ। z+1 इक्वल में लैम्डा। अब आपको पता है कि मोड में z है, मोड में z किस तरीके से ओपन होता है? मोड में जो z है वो ओपन होता है z बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास z, ये पूरा z मानो, और z बार मतलब फिर से ओपन होगा तो z बार -1, क्योंकि कांस्टेंट में बार नहीं लगता है। आयोटा होता तो चेंज हो जाता। नीचे भी सेम z+1। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे इस पर क्योंकि बोर्ड हट जाता है, और यहाँ पे z बार +1 इक्वल्स में लैम्डा चल ही रहा है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब अब z की वैल्यू रख देते हैं हम। ठीक है, z की वैल्यू क्या होती है? x प्लस आयोटा y -1। z बार की होती है x माइनस आयोटा y -1। ठीक है, और अपॉन में x प्लस आयोटा y +1, x माइनस आयोटा y +1। अब क्या करते हैं, हम इनको थोड़ा अच्छे से लिख लें। x -1 यानी इसके रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख देते हैं। फिर इधर भी सेम काम करना है, x -1 को अलग लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख देते हैं। अपॉन में x+1 प्लस आयोटा y, इधर x+1 माइनस आयोटा y। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b। तो a² - b² बनेगा। a² है हमारा x -1 की स्क्वायर, ठीक है, -b² मतलब माइनस आयोटा y की स्क्वायर। नीचे b a + b a - b, तो a² मतलब x+1 की स्क्वायर -b² आयोटा y की स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको और अच्छे से जब लिखना चाहे तो ये मिल जाएगा आयोटा की स्क्वायर। आयोटा की स्क्वायर कितनी थी? -1, तो माइनस प्लस y की स्क्वायर। नीचे x+1 की स्क्वायर, आयोटा की स्क्वायर -1, तो फिर से माइनस प्लस y की स्क्वायर। ये मिल गया। और इक्वल में देखो सबके लैम्डा चल रहा है, सबके इक्वल में लैम्डा चल रहा है। तो इसके इक्वल में भी क्या होगा? लैम्डा होगा। ठीक
ठीक है, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर x माइनस 1 की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर इक्वल्स में लैम्डा, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा x प्लस 1 की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी होल स्क्वायर क्या कर लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं। जब इसकी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y की स्क्वायर इक्वल्स में लैम्डा अंदर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y की स्क्वायर, लैम्डा का अंदर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y की स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा x की स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा y स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें से जो जो पोर्शन कॉमन आ रहा है वो रख लेते हैं, या फिर ये सारी की सारी इक्वेशन उठा के इधर ले आते हैं। जब इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाले पोर्शन एक साथ रख लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर कर ही लो पहले माइनस कर 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर इक्वल में क्या बचेगा, 0 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर देखते हैं, ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, दोनों में से अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो फिर से अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस लैम्डा। फिर 2x की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो दोनों में से अगर हमने x कॉमन ले लें माइनस का, या फिर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं माइनस का। अगर हमने इसमें से माइनस का 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 माइनस का 2x पड़ा हुआ है, तो ये बचेगा 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। और फिर ये पड़ा हुआ है 1 माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, तो इसको हमने एक साथ लिख दिया 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टेप, मतलब एक्स स्क्वायर वाले पोर्शन में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस लैम्डा बचा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस लैम्डा बचा। इन दोनों में से मैंने माइनस का 2x कॉमन लिया तो 1 प्लस लैम्डा बचा, ठीक है। और बाकी कांस्टेंट हमारे पास ये 1 पड़ा हुआ और ये लैम्डा पड़ा हुआ 1 माइनस लैम्डा, तो वो एज इट इज चला गया। अब हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस लैम्डा से, हम लिख देंगे डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा से डिवाइड करते हुए ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस लैम्डा अपॉन में 1 माइनस लैम्डा बनेगा प्लस 1 इक्वल्स में 0, ये बन जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें जो 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा ये कांस्टेंट ही है, तो इसको किसी सिंगल कांस्टेंट में लेट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट g इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस लैम्डा अपॉन में 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, इसका g और ये x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी जो पहला वाला पोर्शन था कांस्टेंट वाला, उससे हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई है ये वाली, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है वो क्या दे रखा था, सेकंड पोर्शन हमें दे रखा था एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमें ये मानना है, ठीक है। तो
उसके लिए हम काम कर लेते हैं। तो अब करते हैं सेकंड पोर्शन के लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1। ठीक है, अब लिखते हैं नाउ दूसरी चीज, हमें उधर वाला पोर्शन क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 इज इक्वल में कांस्टेंट, ये गिवन है। तो इस कांस्टेंट की जगह पर हमने क्या मान लिया, म्यू मान लो, z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है एम्पलीट्यूड ऑफ z1 अपॉन में z2 का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 यानी z प्लस 1 इक्वल्स में म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x z की जगह पर x प्लस आयोटा वाई और पुट कर देते हैं। यहाँ रखेंगे x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 म्यू। ठीक है, अब इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो रियल पार्ट इसको अलग कर लो, रियल पार्ट ये है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इधर भी रियल पार्ट हमारा x प्लस 1 है और आयोटा वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है ये। ठीक है, और अब देखो फॉर्मूला देखो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z बराबर थीटा होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन में x होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन में x, y ही है इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट है x माइनस 1। यहाँ भी tan इनवर्स y अपॉन में x प्लस 1 इक्वल में म्यू चल रहा है। ठीक है, अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y, तो y अपॉन में x माइनस 1 माइनस y अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, यानी y अपॉन में x माइनस 1 डॉट y अपॉन में x प्लस 1 इक्वल में म्यू चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स नीचे x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा तो ऊपर चली जाएगी इक्वेशन बनेगी ये हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ये बनेगी इक्वल में म्यू चल रही है। यहाँ से देखो ये कैंसिल, तो tan इनवर्स उधर चला जाएगा, tan म्यू हो जाएगा और ये प्लस ये हो जाएगा 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan म्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो tan म्यू मिला है ये एक तरीके से कांस्टेंट ही है, इस कांस्टेंट को अपने म्यू डैश भी तो मान सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, इसको म्यू डैश मान लेते हैं, तो 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू डैश मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 म्यू डैश आ जाएगा इसके अपॉन में बराबर 2 अपॉन में म्यू डैश वाई। ठीक है, ये प्लस का y है, इसको ले आते हैं इधर इसके साथ माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अपॉन में म्यू डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, जो ये जो हमारे पास 1 अपॉन में म्यू डैश है माइनस का, इसको मान लेते हैं f। अब लिख देंगे लेट f इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में म्यू डैश। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम इसके केंद्र के निर्देशांक निकाल लें, क्योंकि ये गोले की इक्वेशन ही बन रही है एक तरीके से। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाई थी, ये थी। ठीक है, इसके अंदर गोले के निर्देशांक निकाले, इसमें g है तो g/2 मतलब माइनस का 1 आ जाएगा, यानी माइनस का g/2 होता है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। f इसमें है नहीं तो f की वैल्यू 0, तो इसके केंद्र के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, -1, 0। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से g1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1, f1 आ जाएगा 0 और उसमें c1 था प्लस का 1, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पर देख लेना। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं तो g2 हमारा कितना है, g इसमें हो ही नहीं तो g इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, और f2 की बात करते हैं जब इसमें, तो f2 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 2fy है तो -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 और इसमें c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1। अब बात करते हैं इसकी लंब कोणीयता की कंडीशन जो हमें प्रूव करनी है, कि प्रूव करना है कि ये जो वृत्त है लंब कोणीय है।
तो लंबकोणीयता का प्रतिबंध है उसका फॉर्मूला होता है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल्स में c1 प्लस c2। ठीक है, ये इसका प्रतिबंध होता है। इस इक्वेशन के अंदर दोनों फॉर्मूलाज पुट कर देने हैं हमें, मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इसका एलएचएस और एलएचएस दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों की वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है। सबसे पहले इसके एलएचएस में देखते हैं। एलएचएस इसका ये है, अब इसमें g1 की वैल्यू माइनस का 1 है, g2 की 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस f1 की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी 0, तो एलएचएस हमारा 0। फिर बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस है c1 प्लस c2। ठीक है, तो c1 की वैल्यू प्लस का 1 है और c2 की वैल्यू माइनस का 1 है, तो कितना मिलेगा 0। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो भी सर्किट हमें गिवन है वो इस लंबकोणीयता की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये वृत्त क्या है, लंबकोणीय है। तो ये लंबकोणीयता की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये होती है। और G1 G2 और F1 F2 C1 C2 ये वैल्यूज हमें दोनों इक्वेशन से निकाली जाती है। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन तो बाय इक्वेशन फर्स्ट निकली है और ये मान निकले हैं बाय इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, वो ऊपर वाले जो मान निकले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकले हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड से मिले हैं। दोनों से मान निकाल के लंबकोणीयता पुट करने होते हैं, देखना होता है वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही। एलएचएस आरएचएस अगर आ रही है तो लंबकोणीय है, वरना नहीं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर की इसके कॉम्प्लेक्स नंबर से जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आज थोड़ा डिस्कस कर लिया इसको। अभी हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उसके अंदर कुछ डेफिनेशन ही है, ज्यादा कुछ काम नहीं है, तो हम डेफिनेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी जो सेकंड चैप्टर है हमारा इसके अंदर उसका नेम है सेट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सेट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसमें कुछ एक डेफिनेशन है, सारे डेफिनेशन आज हम कवर कर लेंगे, बस वो डेफिनेशन ही करनी है आपको। इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस पूछी जाती है। सबसे पहली डेफिनेशन जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है नेबरहुड के बारे में। ये डेफिनेशन आपकी जो इसकी सेकंड बुक है मैट्रिक्स स्पेस वाली, उसके अंदर मैं सारे की सारी डेफिनेशंस करवा चुकी हूँ, तो एक तरीके से आपका रिवाइज ही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको ये सारे डेफिनेशन कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारी नेबरहुड की। ठीक है, नेबरहुड को आप मैंने भी बताया हुआ है, इसको NBD से भी शो करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवेश। ठीक है, तो नेबरहुड के लिए जो हम काम करने जा रहे हैं वो सारा काम हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो नेबरहुड की डेफिनेशन क्या बोलती है, वो बोल रहा है कि किसी प्लेन के अंदर, ठीक है, ये कोई पॉइंट है हमारा Z नोड। ठीक है, कोई एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारा और ये कोई सेट S है, ये मान लो। ठीक है, और इसके अंदर कोई पॉइंट क्या है, हमने Z नोड मान लिया जो कि सेट S से बिलोंग कर रहे हैं। तो कहने का नेबरहुड का मतलब क्या कहलाता है, वो बोल रहा है कि अगर इस सेट S के अंदर इस Z नोड के अलावा अगर काफी सारे पॉइंट पड़े हुए जो सेट S के पॉइंट है, तो इन सबको मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है, Z पॉइंट्स है। ये क्या है, मेरे पास सारे के सारे Z पॉइंट्स हैं इस Z नोड को छोड़कर। ठीक है, इस साइड ये मैंने सेट S लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, इसके अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और Z नोड भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इस S के अंदर सारे के सारे क्या पड़े हुए हैं, Z पॉइंट्स पड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े हुए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही सारे के सारे Z पॉइंट्स ही Z नोड के क्या कहलाते हैं, नेबरहुड कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन लिख देंगे सेट ऑफ all Z points is called the neighborhood of Z node if कंडीशन क्या है, वो बोल रहा है अगर Z माइनस Z नोड है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं मैं, यहाँ पे Z मतलब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया Z। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया Z, और ये Z नोड पड़ा ही हो सेंटर में। तो वो बोल रहे हैं इन दोनों की अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो रेडियस डेल से कम आनी चाहिए। डेल क्या है हमारी इस सेट S के यानी बाउंड्री पे कोई पॉइंट पड़ा हुआ है उसकी डिस्टेंस है डेल। ठीक है, सेंटर से ये डिस्टेंस है डेल पूरे सेट की। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं अगर इसके अंदर जितने भी Z पॉइंट्स पड़े हुए हैं ना, उस सारे के सारे Z पॉइंट्स की Z नोड से अगर डिस्टेंस ली जाए वो हमेशा डेल से कम आनी चाहिए। तो फिर उस केस के अंदर हम सारे के सारे Z पॉइंट्स को Z नोड का नेबरहुड बोल देते हैं। क्लियर कि आपको नेबरहुड की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लेना, उसके अंदर बोल देंगे द सेट ऑफ ऑल Z पॉइंट्स, जितने भी सारे Z पॉइंट्स का सेट है वो नेबरहुड कहलाता है, किसका,
जेड नोड का, अगर उस जेड पॉइंट्स के जिसको इसमें जेड पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट उठा के उसकी डिस्टेंस आप जेड नोड से अगर लेते हो तो वो डिस्टेंस डेल से कम होनी चाहिए। डेल हमारा एक बाउंड्री तक की डिस्टेंस है, ठीक है। डेल क्या है, इस बाउंड्री तक की डिस्टेंस है जेड नोड से लेकर के। तो वो बोले अगर सारी की सारी डिस्टेंस डेल से कम आ रही है तो जेड पॉइंट्स के सेट को ही हम जेड नोड का नेबरहुड बोल देते हैं। क्लियर डेफिनेशन, ठीक है। और वहां जब पढ़ के गए थे वहां भी थोड़ा बहुत बस वहां पे इंटरवल्स लिए जाते थे, ठीक है। यहाँ पर हम पूरा सेट ले रहे हैं तो सेट को नेबरहुड बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और है, इसका नोटेशन होता है इसका एंड एल जेड नोड। तो ये नोटेशन उसमें भी सेम था, यहाँ पर अपने रेडियस लेते थे, यहाँ पर उसका सेंटर लेते थे। तो देखो एक तरीके से बात की जाए तो डेल इसकी रेडियस ही तो है, डेल क्या है, इसकी रेडियस ही तो है, और जेड नोड इसका सेंटर ही तो है। उस केस के अंदर अपने क्या बोल देंगे, एन डेल जेड नोड को इससे शो कर देंगे, ठीक है। और ये इसका नोटेशन है, ठीक है। और एनबीडी से इसको लिखते हैं। तो नोटेशन ये है, डेफिनेशन ये है, वो लिखने का तरीका ये सारा। तो ये हमारे नेबरहुड की डेफिनेशन है। अभी हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी डिलीटेड नेबरहुड। इसी में कवर कर लेते हैं डिलीटेड नेबरहुड को भी। हमारी सेकंड डेफिनेशन है डिलीटेड नेबरहुड, एनबीडी। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि अगर जिस पॉइंट का आप नेबरहुड निकाल रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर किसका निकाला है, जेड नोड का नेबरहुड निकाला, तो वो बोला जिस पॉइंट का आप नेबरहुड निकाल रहे हो अगर उस पॉइंट को ही उसमें से गायब कर दोगे, मतलब माइनस कर दोगे, हटा दोगे, ठीक है, निष्कासित कर दोगे, तो उस केस के अंदर हम क्या बोल देंगे कि इस तरीके का नेबरहुड क्या कहलाता है, डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखोगे कि अगर सेट एस में से जेड नोड को छोड़ दिया जाए, जेड नोड को छोड़ दिया जाए, तो ऐसे नेबरहुड को जेड नोड का डिलीटेड या निष्कासित नेबरहुड कहते हैं, ठीक है। डिलीटेड या निष्कासित नेबरहुड कहते हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको कि जो डिलीटेड नेबरहुड है उसका डायग्राम अगर बनाना चाहो इस तरीके से, ये सेट एस है हमारा। अब इसके अंदर आपको कैसे पता करना है, डिलीटेड बनेगा तो नेबरहुड ही ऐसे ही, इसके अंदर काफी सारे पॉइंट होंगे। अब हम बात करें डिलीटेड की, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जेड नोड होगा ना, वो इस तरीके से राउंड करके बना देना, ठीक है। तो ये हमारा जेड नोड है, ठीक है, उसके ऊपर राउंड लगा देना। राउंड लगाने का मतलब है कि वो वहां से डिलीट हो चुका है। ये वहां तो ऊपर जैसे मैंने बनाया, वहां पे मैंने जेड नोड देखो डॉट लगा कर लिखा हुआ है, डॉट जेड नोड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने राउंड बना के लिखा हुआ है, राउंड मतलब अंदर से खाली है, खाली है इसका मतलब क्या है, वहां पे जेड नोड नहीं है, निष्कासित हो चुका है। लिखना तो है वहां पे जेड नोड, बट राउंड लगा दोगे तो वहां से ऐसे पता चल जाएगा कि वहां पे जेड नोड निष्कासित है ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर काफी सारे पॉइंट तो हमारे होंगे ही, ठीक है, जेड सेट तो होगा ही, ठीक है। अब तो हम बोल देंगे कि जेड पॉइंट्स तो पड़े हुए हैं बट जेड नोड भी है, जेड नोड के ऊपर राउंड अगर लगा हुआ है तो हम बोल देंगे कि वहां पर वो क्या है, निष्कासित है, ठीक है। और एक चीज और है, इसका जो नोटेशन है वो होता है एंड डैश जेड नोड होता है। ऊपर डैश लगा देंगे तो फिर पता चल जाएगा कि ये क्या है, डिलीटेड नेबरहुड है, डैश लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी हमारी डिलीटेड नेबरहुड की। नेक्स्ट डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन हमारी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ये डेफिनेशन भी आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट जो हम उसके अंदर डेफिनेशन पढ़ के गए मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, वो लिमिट पॉइंट कैसा था हमारा कि हम क्या बोलते थे कि अगर हम स्फीयर की बात करते थे, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या बोलते थे कि अगर किसी स्फीयर के अंदर, ठीक है, कि कोई हम एक पॉइंट मानते थे जो कि एक मैट्रिक्स स्पेस से बिलोंग करता था, तो हम बोलते थे कि वो पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, जब उस सेट एस के अंदर उस पॉइंट के अलावा भी काफी सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हो, कम से कम एक और मैक्सिमम अनंत पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर रहे हो सेट एस के अंदर उस स्पेसिफिकली पॉइंट के अलावा, तो अपने बोल देंगे कि उस पॉइंट को ही अपने उन सारे के सारे बिंदुओं के सापेक्ष उसका लिमिट पॉइंट बोल देंगे उस सेट एस का। सेम एज इट डेफिनेशन आपको लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के अंदर करनी है, ठीक है। तो उसका लिखने का तरीका क्या है, तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी एक पॉइंट जेड नोड है, जैसे मैंने एक सेट ड्रॉ कर लिया, ये सेट है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट जेड नोड बना दिया, तो मैं बोल दूंगी कि ये जेड नोड है,
वही हमारा लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब? जब इस सेट एस के अंदर इस जेड नोड के अलावा भी काफी सारे पॉइंट क्या कर रहे हो, एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अंदर जेड नोड के अलावा भी काफी सारे पॉइंट हैं तो अपने क्या बोल देंगे, जेड नोड है लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। क्लियर? बस यही चीज लिखनी है। तो आपको लिखने का तरीका क्या है कि एक बिंदु जेड नोड पूछे, इसका सीमा बिंदु कहलाता है यदि जेड नोड के प्रत्येक निष्कासित, अब यहाँ पे निष्कासित के हिसाब से लेना चाहो वो भी ले सकते हो। इसको बोल देंगे कि कोई बिंदु जेड नोड है किसी सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि उस सेट एस के अंदर जेड नोड के अलावा भी उस सेट एस के कम से कम एक या अधिकतम अनंत पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हो या वहां विद्यमान हो। ठीक है, तो बोल देंगे कि अपने उसका लिमिट पॉइंट है। और इसका एक और डेफिनेशन भी आप उसके तरीके से भी इसको लिख सकते हो। वो बोलते हैं कि अगर जेड नोड जो है वो उसका लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, अगर उसके निष्कासित नेबरहुड के अंदर, निष्कासित नेबरहुड कैसे बनाऊंगी मैं, ऐसे बनाऊंगी जेड नोड के ऊपर राउंड लगा दो तो ये क्या हो गया मेरे पास, डिलीटेड नेबरहुड हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उसके डिलीटेड नेबरहुड के अंदर, ठीक है, अगर उसके डिलीटेड नेबरहुड के अंदर सेट एस का एक बिंदु विद्यमान होना चाहिए। अब देखो अगर ये डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन क्या कहती थी कि अगर वहां पे जेड नोड नहीं है, ये पूरा सेट एस है, अगर वहां पे जेड नोड नहीं है तो ऐसा नेबरहुड हमारा बाहर वाला क्या कहलाता था, सेट एस हमारा डिलीटेड नेबरहुड कहलाता था। अब बात आती है कि अगर आपने इसमें से डिलीट भी कर दिया ना, फिर भी वहां पर कोई एक पॉइंट एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जो उसको खाली नहीं होने दे रहा सेट एस को। पहले वहां पे नेबरहुड क्या कहते थे कि अगर हमने इसको निकाल दिया तो वो बोलते थे कि वो हमारा डिलीटेड नेबरहुड है। अब बात आती है कि अगर डिलीटेड नेबरहुड में कि अंदर से भी अगर अपने जेड नोड को हटा दे तो कम से कम एक पॉइंट वहां पे विद्यमान होना चाहिए। तो हम पे बोल देंगे कि जेड नोड जो है लिमिट पॉइंट कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि इसके यानी जेड नोड के डिलीटेड नेबरहुड में कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो, एक बिंदु अवश्य विद्यमान हो। ठीक है, क्लियर? दोनों डेफिनेशन सही है, दोनों में से आप कोई भी लिखते हो, आपकी मर्जी है। या तो सेट एस हो, लिमिट पॉइंट कब कहलाता है, जब सेट एस के अंदर जेड नोड के अलावा भी अधिकतम पॉइंट यानी मैक्सिमम अनंत और कम से कम एक पॉइंट एक्सिस्ट कर रहा हो। फिर हमने बात करते हैं डिलीटेड नेबरहुड के हिसाब से अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो वो बोलेंगे कि जेड नोड है वो सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाता है अगर जेड नोड के डिलीटेड नेबरहुड में कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो। अगर है तो वो हमारा सेट एस, जो जेड नोड है वो सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई है लिमिट पॉइंट की। नेक्स्ट आता है डेराइव्ड सेट एंड क्लोजर सेट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डेराइव्ड सेट की। ठीक है, डेराइव्ड सेट, तो डेराइव्ड सेट की सेम डेफिनेशन पहले कर चुके हैं, वही सेम है। सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डेराइव्ड सेट। मतलब सारे के सारे सीमा बिंदुओं का समुच्चय इज कॉल्ड डेराइव्ड सेट। सारे के सारे सीमा बिंदुओं के समुच्चय को क्या बोल देते हैं हम, डेराइव्ड सेट बोल देते हैं। इसको क्या कर देंगे, एस डैश से। ठीक है, इसका नोटेशन क्या होता है, एस डैश। अगर कोई सेट एस है, ठीक है, उसके लिमिट पॉइंट निकाल रहे हो, कोई सेट एस है, ठीक है, उस सेट एस से लिमिट पॉइंट निकालते जा रहे हो। अब उसमें अनंत पॉइंट है तो काफी सारे लिमिट पॉइंट भी तो हो सकते हैं, उसमें से आप लिमिट पॉइंट निकाल करके किसी और दूसरे सेट में डालते जा रहे हो। ठीक है, जिस सेट में आप डाल रहे हो तो उसको आप नाम दे दो, वो क्या है, एस डैश है। आया समझ में? यहाँ से सेट एस है, इसमें से काफी सारे लिमिट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है, ये जेड नोड के सापेक्ष लिमिट पॉइंट कहलाते हैं। इनको उठा करके आप किसी सेट एस एस डैश में डालते जाओ, ये सारे पॉइंट इसमें चले जाएंगे, तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड सेट हो जाएगा। क्लियर? इसका नोटेशन एस डैश होता है। अब बात आती है क्लोजर ऑफ अ सेट की। ठीक है, क्लोजर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये सेम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, वही है क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर ऑफ अ सेट है, इसको शो करते हैं एस बार से। ठीक है, वो बोल रहे कि अगर सेट एस और एस डैश यानी डेराइव्ड सेट का अगर आप यूनियन कर देते हो, सेट एस और उसी के डेराइव्ड सेट का अगर आप यूनियन
यूनियन कर देते हो तो आपको एक नया सेट मिलता है, वो सेट हमारा होता है क्लोजर ऑफ अ सेट। इसको एस बार से शो किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगी क्लोजर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन। फिर आती है क्लोज सेट की डेफिनेशन। ये क्लोजर ऑफ अ सेट अलग है, क्लोज सेट अलग है। क्लोज सेट क्या कहते हैं कि अगर सारे के सारे लिमिट पॉइंट है किसी सेट के, कोई भी सेट है, उस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट है सारे के सारे उस सेट से विद्यमान भी होने चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे हम सेट एस के सभी लिमिट पॉइंट उसी सेट में, यानी उसी सेट एस में विद्यमान होने चाहिए। विद्यमान हो तो ऐसा सेट क्लोज सेट कहलाता है, ठीक है। ऐसा सेट क्लोज सेट। अब देखो कि वो बोल रहे हैं कि किसी एक सेट है उसके अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट तो पड़े हुए हैं। अब लिमिट पॉइंट तो है बट वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट उससे बिलोंग भी करने चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी एक लिमिट पॉइंट मैंने एक्स नोड ले लिया, उसके अंदर है तो सही, पड़ा तो हुआ, पर अपने ये भी लिखना सकते हैं कि जो एक्स नोड है उस सेट एस से बिलोंग भी करना चाहिए, बिलोंग टू एस। अगर बिलोंग भी कर रहा है तो इस तरीके का सेट हमारा क्या होता है, क्लोज सेट कहलाता है, ठीक है। क्लियर, ये भी डेफिनेशन हो चुकी है। अब 3 डेफिनेशन और आती है, फिर हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तीनों को मैं एक में कवर करवा रही हूँ, ठीक है। डेफिनेशन है हमारी इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट। तीनों की तीनों डेफिनेशन हम एक में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट की, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट ये मेरे पास सेट एस ले लिया मैंने कोई, ठीक है। अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर वो बोल रहे हैं कि जेड नोड जो है, ये जो जेड नोड है ये सेट एस का क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। कब? जब इस सेट एस के अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हुए हैं, ठीक है, जब इस सेट एस के अंदर जितने भी पॉइंट, अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इस जेड अगर कोई सेट है उसके अंदर काफी सारे पॉइंट तो होंगे ही, ठीक है। तो जेड नोड वो बोल रहे हैं कि कोई स्पेसिफिकली पॉइंट उठाओ जो सेट एस से बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि जो जेड नोड है वो सेट एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। अगर उस सेट के अंदर सारे के सारे पॉइंट है सेट एस के ही होने चाहिए, उसी सेट के होने चाहिए जिस सेट का वो जेड नोड है। क्लियर कि जेड नोड है सेट एस का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाता है, जब उस सेट एस के अंदर सारे के सारे एलिमेंट वही हो जो सेट एस के है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमने बोल देंगे कि जेड नोड उसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। या फिर हम ऐसे भी बोल देंगे कि जेड नोड जो है सेट एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है यदि इंटीरियर पॉइंट कहलाता है यदि जेड नोड के नेबरहुड में, जेड नोड के नेबरहुड के अंदर सभी बिंदु सेट एस के हो, ठीक है। जैसे मैंने ये मेरा जेड नोड है, ठीक है, तो मैंने इसका ये नेबरहुड बना दिया इस तरीके से। तो अब ऑब्वियस सी बात है इसका नेबरहुड, तो इसके जितने भी पॉइंट पड़े वो सारे के सारे सेट एस के ही है, कोई बाहर वाले सेट का पॉइंट तो है नहीं, सेट एस के ही है। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, नेबरहुड है। ये मैंने जो बनाया है ये इसका क्या है, नेबरहुड है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर जेड नोड के प्रतिवेश में यानी नेबरहुड में सिर्फ सेट एस के पॉइंट ही आ रहे हो, तो उस केस के अंदर हमने बोल देंगे कि जो जेड नोड है वो सेट एस का क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया साइड में कि जेड नोड सेट एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है यदि जेड नोड के नेबरहुड में सभी बिंदु एस के ही हो, ठीक है। तो अब बात आती है एक्सटीरियर पॉइंट की। एक्सटीरियर पॉइंट है इसका मतलब बाहर कहीं पे पड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, मान लो ये मेरा जेड नोड यहाँ पर है, इसको सेंटर मान के मैंने मान लो नेबरहुड भी बना दिया, बट हो सकता है इसके अंदर जो पॉइंट आ भी नहीं हो, बट वो सेट एस के तो नहीं है ना, वो तो बहुत अलग बन गया। इसका मतलब जेड नोड जो है वो सेट एस के बाहर पड़ा हुआ है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो जेड नोड है वो सेट एस का क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस, मतलब सेट एस के बाहर बनाना है। ये एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस कब कहलाएगा, जब जेड नोड के नेबरहुड में एस का कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं हो, मतलब सेट एस का कोई भी पॉइंट अगर इसके अंदर नहीं हो तो अपने क्या बोल देंगे
कि जेड नोट सेट एस का एक्सटीरियर पॉइंट है। तो ये बात होगी एक्सटीरियर पॉइंट की, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके बाउंड्री पॉइंट की। तो बाउंड्री का पॉइंट है, इसका मतलब सेट एस की बाउंड्री पे पड़ा हुआ होगा। तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा हुआ जेड नोट, इसको सेंटर मानकर मैंने ये बना दिया नेबरहुड। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके इधर वाले पार्ट के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे सेट एस के पॉइंट होंगे, ठीक है। और इधर हमें पता नहीं है पॉइंट होंगे भी या नहीं होंगे, कुछ कंफर्म नहीं है। इसके अंदर कुछ ही बिंदु क्या आ रहे हैं, सेट एस के आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे सेट, तो जेड नोड के नेबरहुड के अंदर, जेड नोड के नेबरहुड में कुछ ही बिंदु सेट एस के हैं, सेट एस के विद्यमान है। तो जेड नोड को सेट एस का क्या बोल देंगे, बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। अगर सारे के सारे पॉइंट सेट एस के नहीं हो पर कुछ बिंदु सेट एस के हो, यानी कुछ तो है ना इधर वाले केस के अंदर, उधर नहीं है, तो हमें बोलते हैं कि जेड नोड के नेबरहुड में कुछ ही बिंदु सिर्फ सेट एस के विद्यमान हो, तो जेड नोड को सेट एस का क्या बोल देंगे, बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है बाउंड्री पॉइंट की, एक्सटीरियर पॉइंट की एंड इंटीरियर पॉइंट की। तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी एक ही डेफिनेशन के अंदर, एक ही डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से किए जाते हैं तीनों के तीनों डेफिनेशंस। अभी इसकी एक दो डेफिनेशन और रह गई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं, ज्यादा हमें क्वेश्चंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन है भी नहीं है इसके अंदर। तो उसके बाद हम इसका एक दो डेफिनेशन कवर करके फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे, टॉपिक पे चलेंगे। और बाकी अब इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, क्वेश्चन कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।